पिक्चर चालू करो बे। चरण सिंह सापरा जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि यह मामला कांग्रेस की तरफ से ही उठा। राहुल गांधी की तरफ से गड़बड़ी की बात की गई। अब यह गड़बड़ी की जाएगी या होगी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए श्वेता जी, एक बात तो क्लियर है कि ये जो 2024 का जो वर्डिक्ट आया है, जो निर्णय आया है, इसके अंदर खुलेआम नजर आ रहा है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को ठुकराया है। इनकी जो नफरत की राजनीति थी या विभाजनकारी राजनीति थी, उसको भी ठुकराया है। सही पकड़े हैं। और अगर आप आंकड़े देखते हैं तो 2019 के मुकाबले में इनके तकरीबन आंकड़े 63 कम आए हैं, और मेरे ख्याल से अगर इनका जो टारगेट था 370 का, उसको देखें तो 130 सीटें इनकी कम आई है। ये सरकार जो है, ये बैसाखी वाली सरकार है, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिकी है। जो प्रधानमंत्री मुजरा करवाने की बात कर रहे थे, उस प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, कुमारस्वामी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सामने मुजरा करना पड़ा है। और आने वाले समय के अंदर जब आप देख भी रहे हैं कि एक स्पीकर का निर्णय ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर तो और बड़े निर्णय हैं। वहां पर आंध्रा के अंदर टीडीपी ने वादा किया हुआ है जनता को, मुसलमानों के आरक्षण का वादा किया हुआ है, विशेष राज्य के दर्जे का वादा किया हुआ है, बिहार के अंदर विशेष राज्य का दर्जा उनको चाहिए, या फिर अनेक सारे मुद्दे जहां पर इन सारे दलों की आपस में विचारधारा जो है वो मेल नहीं खाती है। चाहे वो यूसीसी का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो। बीजेपी को जातिगत जनगणना से थोड़ा परहेज है, और वहां पर नीतीश कुमार करा चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू भी जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, मालूम है। तो इन तमाम सारे विषयों को देखते हुए निश्चित रूप से यह लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हो सकता है। इन्हीं के अंदर विवाद हो सकता है, और विवाद तो अभी से शुरू हो गया ना। आप तो देख ही रहे हैं, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस ने अजीत पवार को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया। अजीत पवार के नेता छगन भुजबल ने कह दिया कि 400 पार की वजह से हम हारे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसी तरह से खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का था, उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस पूरे एनडीए गठबंधन को नुकसान हुआ है। तो ये जो ठीकरा फोड़ने की राजनीति है या बलि का बकरा बनाने की राजनीति पहले दिन से चल रही है। जिस तरह से आरएसएस ने भी भारतीय जनता पार्टी की खामियां निकाली हैं, कमजोरियां निकाली हैं और शरेआम कहा है उन्होंने, तो इससे दिखता है कि अंदर ही अंदर बहुत ही पशुपेश चल रहा है। मगर क्यों? पशुपेश को चलते चलते जहां पर नंबर्स कम है, निश्चित रूप से हो सकता है कि यह सरकार गिर सकती है, और कुछ लोग इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने यह चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा है। हमने चुनाव किसी एक चेहरे पर नहीं लड़ा। यह चुनाव 2024 का मोदी वर्सेस मुद्दा था। एक तरफ मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ मुद्दे थे। मुद्दे क्या थे? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आर्थिक विषमता का मुद्दा, किसानों की समस्या का मुद्दा, महिला उत्पीड़न का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा था, अग्निवीर मुद्दा था, जातिगत जनगणना थी, हमारे संविधान की रक्षा करना, या फिर आरक्षण को संरक्षण देना। ये तमाम सारे मुद्दे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि उनको उनकी तरफ से कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। आप लोगों के भीतर ही भीतर वो खटपट शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ये बातें कही जा रही हैं कि सरकार नहीं चल पाएगी। देखिए श्वेता जी, सर्वप्रथम तो मैं सारे देश को बधाई देना चाहूंगा कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नालंदा में विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना की है। ये वही विश्वविद्यालय है जो विश्व में भारत के ज्ञान का केंद्र था और संभवतः भारत का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, और जिसको किस प्रकार से बर्बर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था, जलाया था, जिसका कि उल्लेख बाबा साहब अंबेडकर ने भी किया हुआ है। उसकी पुनर्स्थापना की बधाई। और चरण सिंह सापरा जी को मैं बधाई देना चाहूंगा, आज राहुल गांधी जी का जन्मदिन है। 54 साल के हो गए वो युवा नेता, 55वें में प्रवेश किए हैं। तो मुझे लगता है अब बचपने की बातें कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ताओं को इस विषय पे कहने से बचना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? महोदय, आपका तो गड़बड़ झाला सामने आ गया। आम आदमी पार्टी ने आज कितने दिन हुए? 15 दिन हुए। यानी एक हिंदी में कहावत होती है, जुम्मे जुम्मे 4 दिन, तो 4 नहीं 2 जुम्मे गुजरे हैं। और क्या स्थिति आई? आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़ दिया, और अब बाकायदा कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर भी इंडी गठबंधन की संख्या में पंजाब की सारी सीटें जोड़ी हुई हैं, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ी। महोदय, गड़बड़ झाला तो यह है, ये तो अपनी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है। अब एक और बात आई है, अभी राहुल गांधी जी ने वायनाड से जब लड़ने की बात कही, तो कम्युनिस्ट पार्टी की नेता एनी राजा का ऑफिशियल बयान आया है कि मुस्लिम लीग से तो बात की, मुस्लिम लीग ने कहा भी कि हाँ मुझसे बात किया उन्होंने लड़ने के लिए, मगर कम्युनिस्ट पार्टी से बात नहीं की। अब तो यह बात बहुत साफ है, अगर राहुल गांधी के पास 2 सीटें आ गई थी तो ये कह सकते थे 1 सीट में अपने इंडी गठबंधन सहयोगी को देता हूं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने आरोप भी लगाया था कि आप बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं हमारे मगर अब देखिए ये अपने इंडी गठबंधन के खिलाफ ही लड़ेंगे और सीट परिवार को देंगे।
ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सापरा साहब, ये बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है जो सामने दिखाई पड़ रहा है। इसी चक्कर में तो मैंने कहा ना कि आप लोग जिस तरीके से चीजों को देखने का प्रयास करते हैं, वो हकीकत में आप उस चीज को देख ही नहीं पाते हैं कि क्या परिस्थिति आ गई है। इसलिए मैं सिर्फ एक बात और कह दूं, और एक और बात समझिए, अभी गड़बड़ झाला बहुत सारा आने वाला है। राहुल गांधी जी ने रायबरेली को रखने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि 3,90,000 से जीते रायबरेली से, और अखिलेश यादव जी जीते 1,72,000 से। इसका मतलब कांग्रेस का तो कोई वोट सपा को मिला नहीं, सपा का पूरा वोट कांग्रेस को मिल गया। अब पता नहीं सपा इस पे क्या सोचेगी, इसलिए वो गारंटी वायनाड में ही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग पे भरोसा था, समाजवादी पार्टी पे भरोसा नहीं था। झूठ बोल रहा है। हमसे कह रहे, हमारा तो बहुत स्पष्ट, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। सारे गठबंधन सहयोगी यथावत बात कर रहे हैं, और जिन दो गठबंधन सहयोगी की आप बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी 1995 से आज 2024 में बैठे 29 साल में 26 साल हमारे साथ रहे, 1.5 साल के 2 स्पैन छोड़कर। अब आइए चंद्रबाबू नायडू जी, एनडीए की 3 सरकारें रही, मोदी जी की 2 और अटल जी की 1। इनमें से 2 सरकारों में हमारे सहयोगी रहे, और पिछली सरकार में उनके सांसद ही उतने नहीं थे। तो दोनों के साथ हमारा बहुत व्यवस्थित और समन्वय के साथ चल रहा है, और आश्वस्त रहिए, मोदी जी ने भिन्न भिन्न चुनौतियों में बहुत कुशलता के साथ करके दिखाया, इसमें भी दिखाया। कैसा तो जो कुछ आप कह रहे हैं, वो जिसे कहते हैं ना, साजे की हंडिया चौराहे फूटती है, वो फूटती हुई आपकी दिखाई पड़ रही है। और आज ही बताइए, कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता हरियाणा में, जबकि आप 5 सीटें जीत के आए, उसके बावजूद किरण चौधरी जी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो बजाय दूसरों को दोष देने के, खुद अपने देखने की जरूरत है। और एक और बात कह दूं, अभी आपने ये बात कही जातिगत जनगणना की बात, तो अब तो चुनाव समाप्त हो गए ना, करवाइए जातिगत जनगणना। काहे नहीं सर्वे? जब आप कहते हैं बिहार का क्रेडिट तो आप लेते हैं, जब राहुल जी कहते हैं देखो भैया मैंने कहा कि आपको करवाना तो पड़ेगा, जबकि वो सर्वे था जातिगत जनगणना नहीं, तो सर्वे करवाइए ना हिमाचल में, कौन रोका? पंजाब में करवाइए, बंगाल में करवाइए, तेलंगाना में करवाइए। अपनी बात को आप जल्दी से रखें ताकि हम बाकी सबको भी जोड़ सकें। जी, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। देखिए श्वेता जी, मैं इनकी सारी बातों का मैं एक लाइन में उत्तर देना चाहूंगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी भी भारतीय जनता पार्टी का और उनके प्रवक्ताओं का अहंकार नहीं गया है, जबकि खुलेआम उन्होंने देख लिया है, सारे देश की जनता ने दिखाया है कि इनके बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो हैं, या परमात्मा के दूत जो हैं, या अविनाशी जो हैं, उनके जो नेता लोग हैं, वो खुद ही हार गए। अयोध्या में हार गए, चित्रकूट में हार गए, नासिक में हार गए। यानी भगवान राम की तीनों भूमि पर इनके प्रतिनिधि हार गए हैं। फिर भी देखिए इनका अहंकार कहां पर चरम पर पहुंचा हुआ। और जिस नीतीश कुमार की ये बात कर रहे हैं, या चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं, वो इन्हीं के साथ तो थे, फिर छोड़ के क्यों गए? भाई ये भी तो सच है ना कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ही कहा था कि हमारे की जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो क्षेत्रीय पार्टियां एक दिन खत्म हो जाएंगी। यानी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन था। और इसी नीतीश कुमार के जब तब अध्यक्ष थे ललन सिंह, आज मंत्री हैं केंद्र के, वो ललन सिंह ने सरेआम कहा था कि अमित शाह हमारी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम एनडीए से अलग हो रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चाहे मीसा भारती हो, चाहे फिर तेजस्वी यादव हो, सबकी तरफ से कहा गया, और अचानक थोड़ा सा नीतीश जी को लेकर सॉफ्ट भी नजर आने लगे। तो उम्मीदें तो आरजेडी की तरफ से भी बहुत बढ़ाई गई थी कि हो सकता है कुछ ऐसा हो कि सहयोगी टूटकर आए। आप लोग अभी भी आश्वस्त हैं इस चीज को लेकर, या अभिषेक झा जो कह रहे हैं कि महागठबंधन के कुछ पार्टनर्स उनके संपर्क में हैं, कार्यकर्ता, नेता सब? देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं सुधांशु त्रिवेदी जी का जवाब देना चाहूंगी। क्रेडिट लेने के इतने माहिर हो गए हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का क्रेडिट ले डाले, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इसकी 2006 में की थी अब्दुल कलाम जी ने। उन्होंने इस पर विचार रखा था, और 2010 में प्रॉपर संसद में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ था, और फिर मनमोहन सिंह की सरकार में प्रॉपर उसको बजट मिला हुआ था। तो ये आप मत बोलिए, क्रेडिट लेना आपको लीजिए, लेकिन आपसे यह भी रिक्वेस्ट है कि जिस एरोगेंस में, जिस एटीट्यूड के साथ आप लोग पिछले 2 बार 2014 और 2019 में सरकार चला रहे थे, उसी को तोड़ने के लिए जनता ने ये जनादेश दिया है कि थोड़ा सा एरोगेंस आपका टूटे और रिस्पॉन्सिबल सरकार इस देश में बने। बैंड बज गया। रिस्पॉन्सिबल सरकार बनाने के लिए जनता ने जो जनादेश दिया है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। रेल दुर्घटना हो गया, कहां पर? अरे जो सेफ्टी कवच की बात करते थे, लाइए ना, दिखाइए और सेफ्टी कवच कहां से काम किया। लेकिन सबसे शर्मनाक बयान, और थेथरी मैं कहूंगी इसको एक आम भाषा में, कि शिक्षा मंत्री देश के किए कि नीट का पेपर लीक हो गया। 24 लाख बच्चों के जीवन का सवाल है, उनके पेरेंट के जीवन का सवाल है, जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और बहुत ही बेशर्मी और थेथरी से आकर शिक्षा मंत्री जी कहकर चले जाते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और सेम टाइम यहाँ पर तो अभिषेक जी बैठे हुए, सेम टाइम पटना में 13 लोग गिरफ्तार कर लिए गए कि पेपर लीक वहां पर पाया गया। उन्होंने बाकायदा बताया कि पेपर कैसे लीक हुआ, क्या लीक हुआ। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने आपके चैनल पे ही देखा, आपकी जदयू के प्रवक्ता जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि उसमें एक यादव पाया गया। तो यादव पाया गया तो उन्होंने ऐसे लिंक ढूंढकर वो सीधे तेजस्वी यादव तक पहुंच गए। मैं तो शुक्र मना रही हूँ कि ये भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंचे, क्योंकि वो भी हमारे होंगे, हम उनके ही वंशज हैं। और ऐसे ही एक उत्तर प्रदेश में हुआ था, एक यादव पाया गया तो समाजवादी पार्टी से लिंक कर दिए गए। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं लेते, कहां से कौन सी जाति, कौन सा धर्म मिल जाए कि हम कौन से पार्टी से जोड़ दें, तो ये इनका है। लेकिन जहां तक मेरा ये अनुमान है, और खुद जानते हैं कि यही नीतीश जी ही मांगे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर नहीं देंगे तो 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव भी है और जनता वहां पर देखेगी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, अररिया में पुल गिरा करप्शन से लिप्त, करप्शन ध्वस्त हो गया पानी में, लेकिन ये लोग जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे हुआ क्या हुआ। यहाँ से नितिन गडकरी जी बैठकर उनके ऑफिस से एक ट्वीट आता है कि हम उस पर इन्वॉल्व नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है, स्टेट का देख ली। ऐसा लगता है जैसे स्टेट का आरजेडी की सरकार हो, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, सरकार में है आप लोग, अगर नहीं लेंगे तो। और प्री पोल अलायंस की बात करते हैं अभिषेक जी आपको याद है 2015 में आप हमारे ही साथ लड़े थे लेकिन छोड़कर चले गए, 2020 में आप उनके साथ लड़े लेकिन छोड़कर आप चले आए। तो प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, कौन सा अलायंस आपके लिए कुछ मैटर करता है या नहीं करता? मैं नहीं बताऊंगा। साथ हैं, लेकिन सुधांशु जी ये बार बार अहंकार की बात क्यों घूम फिर कर आ जाती है? चाहे वो आरएसएस की तरफ से की हुई टिप्पणी हो या आपके विरोधियों की तरफ से की हुई टिप्पणी हो, चाहे घुमा फिरा कर कही हुई बात हो या सीधे सीधे आरोप लगाकर कही बात हो, और यही आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो अहंकार है उस वजह से सहयोगी छोड़ेंगे। क्या ये आपको परसेप्शन मैनेजमेंट ही लगता है या फिर आप इसकी हकीकत को स्वीकारते हैं? देखिए, अहंकार के विषय की जो बात, जैसे अभी सापड़ा जी कह रहे थे रस्सी जल गई बल नहीं गया, ये जानते किस पे लागू होता है? इनकी 99 सीटें आई, जिनकी पिछले 3 बार से मिलाकर कुल उतनी सीटें नहीं आई जितनी कि हमारी इस बार आई हुई, जितनी कि 1984 के बाद से 40 सालों में कांग्रेस को कभी 240 सीटें नहीं मिली। नरसिम्हा राव के समय में 232 जीत के आए थे, बाद में बाई इलेक्शंस होते हुए 240 तक पहुंचे थे। वो देखिए कैसे हड़का रहे हैं, इसे कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। कंचना जी की पार्टी को 4-5 सीटें मिली, 10% सीटें नहीं जीत पाए, वो हमको कैसे धमका रहे हैं, इसे कहते हैं अहंकार, इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। परंतु उसके बावजूद अभी हमारे जो आनंद दुबे जी जो बोल रहे थे, उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा हम तोड़ते फोड़ते नहीं हैं, और नजर की बड़ी बात कही। बड़ी ललचाई नजरों से देख रहे हैं, परंतु ये समझ लीजिए उनकी नजरों को वो नजारा देखने को नहीं मिलेगा जो हसरत उनके दिल में है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। आनंद जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये तो वो पार्टी है जिसने बहुत चीजें तोड़ी थी। मुंबई में कट्टरपंथियों का गुरूर तोड़ा था। ये वो पार्टी है जिस दिन बाबरी मस्जिद टूटी थी, उस दिन हमारे लोग डिफेंसिव में थे और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे इस बात का गर्व है। ये वो थे 93 के दंगों के बाद, उनका वीडियो अवेलेबल है। उनसे पूछा गया कि शिवसेना का हाथ है, तो उनका हाथ नहीं पैर है, क्योंकि कुछ लोग वही वाली भाषा समझते हैं। मगर जिन इलाकों में बाला साहब ठाकरे की नजर देखकर लोगों की नजरें झुक जाया करती थी, उन इलाकों में नजर झुकाकर वोट मांगने की हसरत दिल में रखते हैं। कितना नजर में बदलाव आ गया है, कितना नजारे में बदलाव आ गया है, ये पूरा देश देख रहा है। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं, जो बात अभी व्यास जी ने कही, मेरे भाई ये तो बता तो दीजिए, आप 60 सीटों जीते हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़के। बंगाल में इंडी गठबंधन नहीं था, 42 सीटें बंगाल की, 13 सीटें पंजाब की, 55 और 20 सीटें केरल की। 75 सीटों पे एक दूसरे के खिलाफ लड़के 60-65 सीटें जीत के आए हैं और सबको 232 में काउंट करके रखे हुए हैं। जैसे हमारा गठबंधन है, हम जेडीयू के प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं और शिवसेना के प्रवक्ता भी। हम कह रहे हैं हम विधानसभा मिलकर लड़ेंगे। अब ये बता दें, क्या कम्युनिस्ट और कांग्रेस केरल का विधानसभा मिलकर लड़ेंगे? क्या ये बता दें बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जिसकी सीटें अपने में काउंट कर रहे हैं मिलकर लड़ेंगे? आम आदमी पार्टी ने तो साफ कह दिया कि मिलकर नहीं लड़ेंगे। तो आपके गठबंधन का यथार्थ, क्योंकि ये केवल सत्ता की नजर से यहां आए थे और अब उस नजर का शिजरा बिखर गया है, इसलिए अब उसे बचाए रखने के लिए राहुल गांधी जी को इस ढंग के बयान देना, खड़गे जी के लिए इस ढंग के बयान देना मजबूरी है। इसके अलावा और कोई इसका आधार नहीं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सापरा जी, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं जो सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे, कि क्या आप वाकई बंगाल में, केरल में, इन सब जगहों पर कह सकते हैं कि जो आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनके साथ आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए श्वेता जी, पहले तो मैं सुशील व्यास जी ने और सुधांशु जी ने तकरीबन एक जैसी बातें पूछी है, मैं उसका उत्तर दे दूं। खड़गे साहब जी ने जो हाइपोथेटिकल एक उत्तर दिया है उस पर ये कंफ्यूज ना हो। उनका उत्तर जो था वो हाइपोथेटिकल था कि ये सरकार अल्पमत की है, यानी जिस भारतीय जनता पार्टी को वो 272 सीटें चाहिए थी अकेले, वो अगर 240 पर टिक जाती है तो उसको अल्पमत ही कहा जाता है। दूसरी बात, इन्होंने, मुझे खुशी होती है अगर सुधांशु जी बात करते कि आरएसएस ने क्यों अजीत पवार, मैंने ये सवाल पूछा था कि अजीत पवार को क्यों आप बलि का बकरा बना रहे हैं या आरएसएस क्यों बलि का बकरा बना रही है। आरएसएस ने तो यहां तक कह दिया कि अजीत पवार के साथ गठबंधन किया इसलिए हमारी ब्रांड वैल्यू कम हो गई, भारतीय जनता पार्टी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई। तो क्या ब्रांड वैल्यू कम हुई है? इस पर सुधांशु जी ने उत्तर देना चाहिए। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? फिर अजीत पवार की पत्नी जब फॉर्म भरने गई, सुनेत्रा पवार, तब वहां पर एकनाथ शिंदे का भी कोई प्रतिनिधि नहीं था और भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि नहीं था। उसके दूसरे दिन जब बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल, जो हमारा अधिवेशन आ रहा है राज्य सरकार का, उसकी बीएससी की मीटिंग में अजीत पवार नहीं पहुंचे, बाकी मुख्यमंत्री थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस थे। तो भाई आपके अंदर कहीं ना कहीं पशोपेश तो चल रहा है ना, गड़बड़ झाला हो सकता है ना। वो महाराज से उसकी शुरुआत हो सकती है, उसकी शुरुआत नीतीश कुमार से हो सकती है, उसकी शुरुआत चंद्रबाबू नायडू से भी हो सकती है। अरे देवा,
ये गड़बड़ है बाबा। तमाम सारी चीजें, और शिंदे साहब जो खुद कहते हैं, उनके प्रतिनिधि अभी पैनल पर बैठे हैं, वो उत्तर दे दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा था कि 400 पार के नारे की वजह से हमारी सीटें कम हुई है या हमें धक्का लगा है। तो क्या यह बात गलत है, या फिर एकनाथ शिंदे ने माफी मांगनी चाहिए, या उनके प्रतिनिधि ने इस चैनल पर माफी मांगनी चाहिए? तो ये तमाम सारी चीजें हम जब देखते हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता ने कुछ देर पहले उन्होंने कहा, हमारे ऊपर जातिवाद का उन्होंने आरोप लगाने का प्रयास किया। अरे भाई, ये नारे कौन लगा रहा है? मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, शमशान, कब्रिस्तान, ये कौन कह रहा है? ये क्या कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं क्या? नहीं। ये देश के प्रधानमंत्री और उनके सारे चेले चपाटे, उनके प्रतिनिधि कहते हैं, जिनके साथ आपने सरकार बनाई है। क्या आपको बुलडोजर की राजनीति पसंद आएगी? क्या आप यूसीसी पर उनके साथ में सहमत हैं? क्या अग्निवीर पर, एनआरसी पर आप उनके साथ में सहमत हैं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो जेडीयू के ऊपर भी उठते हैं। तो आने वाले दिनों में ये तमाम सारी परिस्थितियां देखते हुए ये आकलन लगाया जा रहा है। हम आकलन, मैं जो शिवसेना के प्रतिनिधि हैं दुबे जी, उनके साथ सहमत हूं कि हम ऑपरेशन लोटस या कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम नजर बनाए हुए हैं।